अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज ज़रा बात करते हैं कुछ जो चीज़ें जो डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही थी। एक तो ऑपोज़िशन बिलाखिर कामयाब तो इस हद तक हो गई कि महमूद अचकज़ई साहब के नाम पर हुकूमत को वो भी इस पॉइंट पे लेकर आ जाए। प्रोसेस आज हुआ और अब ये काउंटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल होकर ये फाइनली एक नोटिफ़िकेशन इश्यू होना है। ऑपोजिशन को इस हद तक तो लग रहा है कि जी उसका मिशन कामयाब हो गया, वो जो मिशन अचकज़ई है। क्योंकि इस नाम पे बड़े इख्तिलाफ़ात थे। जब से इमरान खान साहब ने ये नॉमिनेट किया था अचकज़ई साहब को, तब से पावरफुल क्वार्टर्स में इस नाम को लेके बड़े सख्त रिजर्वेशंस थी और ये हमें नज़र आ रहा था तकरीबन कोई 3 माह से ये नाम की अनाउंसमेंट के बाद ये मामला एक तवालत का शिकार हो गया। बहुत ज़्यादा इसमें डिले नज़र आ रहा है और उसके बाद हुकूमत भी नेचुरली उसके लिए तो एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ, क्योंकि इस बात को जवाज़ बना के डिले किया जा रहा था कि ऑपोजिशन की तरफ से, जो कि आज भी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उन्होंने आज ये बात वैसे भी उनकी स्टेटमेंट भी मंजर आम पर आई और आज उन्होंने जब मीडिया से गुफ्तगू की, आज मेरे प्रोग्राम में भी थे, फिर मैंने भी उनसे उस चीज़ पे वजाहत चाहिए जो कि मैं अभी आपको कोट करके बताती भी हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी अर्ली इन द डे कि जो ऑपोजिशन है, असल मसला इसने ही ऑपोजिशन लीडर की अपॉइंटमेंट को लेके पूरा एक मसला बना दिया था इस मामले को। और ये इतना डिले परहैप्स शायद नहीं होता, लेकिन ये बड़ा मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि आपने सारा ब्लेम ऑपोजिशन पे डाल दिया है। जबकि क्लियरली नज़र आ रहा था कि हुकूमत, और नेचुरली हुकूमत तो खुद से फैसले, सबको पता है कि एक इंप्रेशन जो प्रिवेल करता है कि ये हुकूमत खुद से फैसले नहीं कर पा रही होती है। और उस हवाले से भी मैं ज़रा आपको बताऊँगी, क्योंकि आज अडियाला जेल जाने या इजाज़त देने, मुलाकात के हवाले से उसमें अथॉरिटी किधर फ़ॉल करती है, उस पे भी बात हो रही थी। सो तारिक फज़ल चौधरी साहब कहते हैं कि जी ये ऑपोज़िशन की वज़ह से डिले हुआ था। तो मैंने उनसे अपने प्रोग्राम में भी सवाल किया। मैंने कहा हुकूमत कह रही है और आपने जिस तरह से कहा कि ये ऑपोज़िशन की वज़ह से डिले हुआ है। ऑपोज़िशन कहती है कि ये हुकूमत और स्पीकर साहब की वज़ह से डिले किया जा रहा है और नेचुरली ऐसे-ऐसे जवाब दिए जा रहे थे। यहाँ तक भी कहा गया कि अचकज़ई साहब एक हार्डलाइनर है। इमरान साहब ने जो ये नाम सामने रखा है, उसकी वजूहात भी यही हैं कि वो इदारों को जिस तरह से टेक ऑन करते हैं, ऐसे बाकी सारे जो हैं वो तो आपको पता है कि किस तरह से एक मोहतात रवैये के साथ जो है वो चलते हुए दिखाई देते हैं। सो अचकज़ई साहब बरमला जो होता है वो बोल देते हैं और उसूल की बात करते हैं। सो ये नेचुरली वो इतने ज़्यादा तो पसंद नहीं किए जाते, सो इसलिए इसको डिले किया जा रहा है। नहीं, ऑपोज़िशन का ही था, 3 महीने से देखें ऑपोज़िशन जो है वो आके हमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत आके, जो हम बार-बार अपने वीलॉग्स में भी बात कर रहे हैं और जो मिनिस्टर्स हमें अब टीवी टॉक शोज़ में भी बता रहे हैं कि विदाउट नेमिंग एनीवन कि ये जो ऑपोज़िशन बेंचेस पे बैठे लोग हैं, ये हमारे पास आके, पीटीआई के लोग हमारे पास आके शिकायत करते हैं कि जी अचकज़ई साहब क्यों, और बहुत सारे लोगों ने तो जो अरकान असेंबली हैं, पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, उन्होंने तो खुफिया मुलाकातों में जाके अपनी सीवीज़ भी आगे रखी थी कि जी ऑपोज़िशन लीडर के लिए व्हाई अचकज़ई, व्हाई नॉट योर्स ट्रूली, इस किस्म की हरकतें की हैं जा जाके, जो हमें खबरें आई हैं और बड़ी ठोस खबरें होती हैं। वो हमारे ज़राए भी जो है वो बड़े हल्के ज़राए नहीं है और बहुत सारे, अब हम नाम नहीं लेंगे, अब बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड पोजीशन में नहीं डालेंगे उन तमाम लोगों को, लेकिन बहुत सारे प्रोफाइल्स और अपनी सीवीज शेयर की गई थी। बिल आखिर जब देखा कि इमरान खान के उस फैसले के खिलाफ नहीं जाया जा सकता है और एक पब्लिक में एनिमोसिटी, आपको पता है इमरान खान के अगर फैसले या उसके अहकामात के खिलाफ अगर कोई जाए तो उस पे अवाम एक रिएक्ट करती है। जुमेरात की सुबह से ही सबकी नज़रें इस बात पे होंगी कि ये ऑपोजिशन लीडर का अब नोटिफिकेशन जारी होना है, क्योंकि गौर साहब ने कहा था जुमे के रोज़ का जो सेशन होगा वो अचकज़ई साहब बतौर ऑपोजिशन लीडर अटेंड करेंगे। हुकूमत कुछ क्लैरिटी से, मैंने आपको लास्ट वीलॉग में भी बताया था, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ क्लैरिटी से चीज़ सामने नहीं, उन्होंने कहा सिग्नेचर्स की वेरिफिकेशन का अमल है, वो एक चीज़ हो जाए। मुझे अभी ज़राए से खबर मिली है, ये हुकूमती ज़राए हैं, जिन्होंने बताया है कि ये इतना आसान नहीं है, इसमें मज़ीद इंतज़ार कीजिए। ऑपोज़िशन के लिए ये बात है, आप अहम ऐलान समाअत फ़रमाइए, वो कहते हैं ना, तो मज़ीद आप इंतज़ार फ़रमाइए, क्योंकि ऑपोज़िशन को जो है वो अभी इतनी जल्दी ये चीज़, ये हलवा खाने को नहीं मिलेगा। महमूद अचकज़ई साहब और ऑपोज़िशन से नेचुरली उसके साथ भी कुछ एश्योरेंसेस जो
हुकूमत को दरकार है, और हुकूमत ज़ाहिर है प्रेशर में है 8 फरवरी को लेके, ये कॉल भी महमूद अचकज़ई साहब की है, सो कहीं न कहीं एक बार्टर वाली चीज़ के लिए इनको मजबूर किया जाएगा। अचकज़ई साहब का नेचर आप सबको पता है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो क़यादत नहीं है एक तरफ, जो कि पीछे हट जाए, या असद कैसर साहब जिस तरह गुज़श्ता रोज़ कहते हैं कि जी 8 फरवरी फाइनल कॉल नहीं है, फाइनल कॉल जो है वो शाहज़ेब के शो पे जिस तरह उन्होंने कहा फाइनल कॉल जो है ये 8 फरवरी नहीं है, आगे हम ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। तो लोगों का जो एक मोमेंटम था, लोग जो समझ रहे थे कि यार 8 फरवरी को ही सब कुछ होगा और 8 फरवरी से पहले हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाएगा, इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। असद कैसर साहब ने जियो पे जाके उन्होंने कहा नहीं नहीं 8 फरवरी जो है वो कोई ये ना सोचे कि 8 फरवरी हमारी फाइनल कॉल है, हमने जिद अब वो बोल किसी और एंगल से रहे थे, लेकिन जाहिर है इसके इम्पैक्ट जो है अब वो आपका वोटर कैसे, या सपोर्टर जो इमरान खान का बैठा है, जो ऑलरेडी आप लोग सबसे बहुत गुस्सा है, उसको कैसे असेस करेगा। सो लिहाजा खबर यही है कि अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन नहीं होने वाला। आइंदा हफ्ते में डेवलपमेंट के थोड़ा चीज़ें मामलात करीब ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन जवाब जो पेश किया जाएगा वो ये होगा कि स्पीकर साहब के पास, जो मुझे भी बताया जा रहा है ज़राए से, कि स्पीकर साहब के पास और बहुत अहम मामलात हैं। मतलब आप इमेजिन कीजिए, दोनों हाउसेज में ऑपोजिशन लीडर्स नहीं है, बावजूद उसके 27 अमेंडमेंट पास हो जाती है। दोनों हाउसेज में जो कायदे हस्ब इख्तलाफ है वो मौजूद नहीं है, और गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इसकी अब जरूरत भी कोई पेश नहीं आई। लेजिस्लेशन कर लिया आपने, मतलब और वर्स क्या हो सकता है। हम तो हर मोमेंट पे ये सोच रहे होते हैं कि यार इससे बुरा और मुल्क में क्या होगा। फिर ऐसी कोई चीज कर दी जाती है कि हम कहते हैं कि यार ये इस किस्म के प्रेसिडेंट जो है वो तो इन 3 सालों में ही नए नए प्रेसिडेंट सेट किए गए, लेकिन मुल्क को उन प्रेसिडेंट्स नए प्रेसिडेंट सेट करने के चक्कर में मुल्क को आपने जितना पीछे धकेल दिया है। एक तरफ आज मैं खबर भी शेयर करती चलूं, बड़ा भारी दिल के साथ आज जो नदीम अफजल चंद साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे उनके हवाले से, और उन्होंने उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा मैंने गांव से लीमू इस्लामाबाद की मंडी में बेचने के लिए भेजे, लेकिन वो 5 दिन तक फरोख्त ही नहीं हुए। चंद साहब के लीमू जो थे वो 5 दिन तक, वो कह रहे इस्लामाबाद भेजे थे, 5 दिन तक फरोख्त नहीं हुए, और आखिरकार 3800 के फरोख्त हुए, सिर्फ यानी कि 3800 के। और अवाम रो रही है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि मईशत बेहतर हुई है, क्योंकि मैं अवाम के पास भी हमें जो है वो जाना है। नदीम अफजल साहब ज़ाहिर है अपने हलके में रहते हैं, और हलके के लोगों के साथ जो है उनका एक राब्ता रहता है। वो बार बार इस बात का इजहार करते आए हैं कि जी हम जब पीपल्स पार्टी वाले नून लीग के लोगों से जो है वो सलाम लेते हैं, तब भी हमारा वोटर बड़ा गुस्सा करता है, सलाम लेने पर भी हमारा वोटर बड़ा गुस्सा करता है। सो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि भाई मैं मईशत पे बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता कि मईशत बेहतर हुई है, क्योंकि मैंने तो अपने गांव से लीमू भेजे, तो वो लीमू ही नहीं बिके 5 दिन तक, कि कम प्राइस करके हमें फिर उसको निकालना पड़ा उस स्टॉक को। जबकि हमें आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब क्या बता रहे थे, वो कहते कि जी पिछले साल हिंदुस्तान से जो जंग जीतने के बाद पाकिस्तान के जंगी जहाज़ों की मांग दुनिया में बढ़ गई है, बहुत डिमांड हाई हो चुकी है। इसी किस्म का वजीर दिफा ने भी कुछ दिनों पहले बयान दिया था। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई ममालिक हमारे जहाज खरीदना चाहते हैं, डिफेंस प्रोडक्शन में दिलचस्पी ले रहे हैं, इससे पाकिस्तान की मीशत को बेपनाह फायदा होगा। अब आप दोनों बातों को देख लीजिए। आप एक तरफ चंद साहब के लीमू है जो कि बिक रही नहीं है, जो फरोख्त ही नहीं हुए, और दूसरी तरफ और फिर जो मुल्क में अवाम की जो हालत जार है वो भी सबके सामने है, और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब की बातें हैं। शहबाज शरीफ साहब की बातें अगले वीलॉग में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट सामने आ गई हैं, और मैं चाहूंगी कि उस नेक्स्ट वीलॉग में हम बिलखसूस बात करें। आज मैंने ईरानी सफ़ीर जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, डॉक्टर रज़ा अमीरी साहब, उनसे मैंने इंटरव्यू किया था, और जो खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने जो बातें की हैं वो भी मैं अगले वीलॉग में, साथ साथ जो सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल आया है और जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है, अमेरिका को जो एक सब्की का सामना करना पड़ा है सऊदी अरब के इस ऐलान के बाद, उस पर बात करेंगे। और अमेरिका का जो अहम इकदाम है जिसमें उसने यूएस वीज़ा जो ब्लॉक किया है, होल्ड किया है, कितने ममालिक के लिए, तकरीबन कोई 75 ममालिक हैं, लेकिन उसमें सरप्राइज एलिमेंट क्या, और ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनको पाकिस्तान और हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब मैन ऑफ पीस कहते हैं जेन्युइनली, और बार बार उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करते हैं, और उनसे ज्यादा बेहतर शख्स जो है वो पूरी दुनिया में उनको कोई नहीं नजर आ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब ने आथर पार्कर में वो मौजूद थे, और उन्होंने जो गुफ्तगू की, आपको पता है जरदारी साहब ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डिनेंस पे सिग्नेचर नहीं किए। तारिक फजल चौधरी साहब ने मेरे प्रोग्राम में आज कहा कि पीपल्स पार्टी जो है हमें हमारे साथ है, रिजर्वेशन उनकी अपनी जमात है, अपना नजरिया है,
لیکن ہمارے ساتھ اس سسٹم اس سیٹ اپ کا حصہ ہے اور اسی طرح سے چلے گی آگے. وہ حنیف عباسی پہ صاحب بھی جس طرح کہتے ہیں جی پرانی تنخواہ پہ ہی کام کیا جائے گا. سو پیپلز پارٹی کی انہوں نے کہا ہمیں ایک کڑوی گولی جو ہے وہ لینی پڑتی ہے کہ ٹائم اینڈ اگین جس طرح کے ریزرویشنز کا اظہار پیپلز پارٹی کر رہی ہوتی ہے. بلاول صاحب نے آج کہا ہے کہ چند قوتیں ایسی ہیں کہ جو صوبے کے وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں, وہ دکھانا چاہتی ہیں کہ جی ہم جیسے کام نہیں کر رہے, اور اس کے بعد ہر چیز جو ہے وہ اسلام آباد کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. سو بلاول صاحب جو ہے وہ لٹرلی انہوں نے ایک ذرا لیش آؤٹ کیا تھا, ان کی ٹون جو ہے وہ سخت تھی. اور پیپلز پارٹی اب اس آرڈیننس والی جو معاملہ ہے وہ بھی اتنا آسان نہیں تھا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایک ان کو ایک باور کرایا ہے کہ وہ ہر چیز پہ بہت زیادہ اگری نہیں کرے گی, آلدو لوگ جو ہے وہ پبلکلی جانتے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ کس طرح سے نظر آتی ہیں ان کو اور کس طرح پرسیو کرتے ہیں. بٹ پیپلز پارٹی اور بلاول صاحب جو ہے وہ غصہ ہے, اور زرداری صاحب جو ہیں ان کے اس سے متعلق ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جی آرڈیننس کا کانسٹیٹیوشنلی ساری چیزیں فالو ہوئی تھیں. تو میں نے کہا کانسٹیٹیوشنلی ساری چیزیں فالو ہوئی تھی تو صدر صاحب کا دستخط کدھر گیا بھائی؟ آرڈیننس ہے, کوئی ایسی کوئی سمری شمری نہیں تھی جو آپ نے پاس کر دی ہے. تو کہتے ہیں کہ نہیں اگر تو صدر صاحب ایک سرٹن ٹائم فریم ہوتا ہے, اگر اس میں صدر صاحب اگر سگنیچر نہ کرے تو اس کے بعد آٹومیٹکلی اٹس کنسیڈرڈ ایز سائنڈ. تو میں نے کہا کہ پھر صدر صاحب نے کیا ڈیلیبریٹلی نہیں کیا ان کے پاس, یا ان کے علم میں تھا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو رد عمل نوید کنور صاحب نے فلور دا ہاؤس جو باتیں کی تھیں اگلے روز, تو اس سے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بالکل بھی دماغ میں نہیں تھا کہ, اور نہ ان کے علم میں تھا کہ آپ آرڈیننس جو ہے وہ اس طرح سے جاری ہو جائے گا صدر صاحب کے دستخط کے بغیر. اس کو تو باقاعدہ ایک جعلی آرڈیننس قرار دیا جا رہا ہے, آفٹر جعلی ڈگری, جعلی ایف آئی آر. وہ کہتے ہیں جعلی آرڈیننس بھی اب آ گیا ہے, باریک واردات ڈال رہی ہے نون لیگ اور حکومت. سو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, صدر صاحب کے پاس یہ تھا آرڈیننس, اور صدر صاحب اپنی ذاتی ان کی مصروفیات چل رہی تھی. اور یہ بتایا گیا کہ فریال تالپور صاحبہ کی بیٹی کی شادی تھی سندھ میں, جس میں سارے ہی کے سارا فوکس وہیں پر تھا. اس سے بھی متعلق میں آپ کو بتا دی چلوں, بڑا بتایا جا رہا ہے 6 کروڑ کا دلہن کا جوڑا تھا, 3 کروڑ جو ہے وہ اپیرنٹلی جس طرح ذرائع بتا رہے ہیں 3 کروڑ راحت فتح علی خان صاحب کو صرف گانے کے دیے ہیں اس فنکشن میں. سو اس قسم کے, اور پھر آپ کو پتہ ہے ارینجمنٹ دیگر جو ہے وہ اخراجات. سو اتنا پیسہ اڑایا جا رہا ہے ایک شادی میں. بہرحال اڑا سکتے ہیں جی, ملک میں حکمران ہی ہے ہمارے, اور وہ 1% اور 2% اشرافی ہے جو کہ 98% کے فیصلے کر رہی ہے کامنر کے. سو لہٰذا طارق فضل چودھری صاحب کے بقول شادی میں زرداری صاحب مصروف تھے, اس لیے زرداری صاحب نے اس آرڈیننس پر دستخط نہیں کیے. جبکہ ایک تاثر جب ان کی طرف سے یہ دیا جا رہا ہے تو زرداری صاحب نے بھی اگر اس پہ دستخط نہیں کیے تو وہ شو کرنا چاہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی بالکل الائنڈ نہیں ہے اس چیز میں, اور وہ آرڈیننس تھا اسپیشل اکنامک زونز سے متعلق. تو سب کو پتا ہونا چاہیے کہ معاملات کس طرح سے چلائے جا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے. اور جس طرح بلاول آج کہہ رہے ہیں کہ چند قوتیں ہیں جو کہ سندھ کی وسائل پر ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہیں, وہ کون سی قوتیں ہیں جن سے بلاول بھٹو صاحب, زرداری صاحب خفا نظر آتے ہیں, نالا نظر آتے ہیں. اور ٹائم اینڈ اگین یہ شہباز صاحب کو ان کا غصہ جو ہے یہ ان الفاظ میں نہیں, شہباز صاحب پہ نہیں نکلتا. شہباز صاحب وہ جس طرح آج طارق فضل چودھری صاحب نے ملاقات کے بھی حوالے سے کہا, انہوں نے کہا اچھا ایک سیٹ انہوں نے پہلے بھی دی تھی کہ جی ملاقات کو جو ہے سے مذاکرات کو اگر جوڑا تو پھر تو مذاکرات ہونے نہیں ہیں. سو ملاقات پری کنڈیشنز کے بغیر جو ہے وہ مذاکرات کی طرف آیا جائے, اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا طارق صاحب آپ نے آج بھی مطلب اڈیالہ جیل میں کسی سے ملاقات کی ہوئی گزشتہ روز؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا کہ ان کی ملاقات ہو یا نہ, ہمارا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہے, مطلب ہمیں کیا فرق پڑنا ہے. تو میں نے کہا اگر فرق نہیں پڑنا ہے تو آپ اس کو غیر ضروری امپورٹنس پر کیوں دلوا رہے ہیں؟ جب آپ آبسٹیکلز, روڈ بلاکس, ملاقاتیں روکتے ہیں, ایکسس روک دیتے ہیں, تو پھر دنیا کی اٹینشن اس چیز کی طرف آ جاتی ہے. اس وقت پاکستان میں وہ جو ایک سینٹر پوائنٹ نظر آتا ہے وہ اڈیالہ ہے, اور یہ حکومت ہی کا بنایا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا آپ رانا ثناء اللہ صاحب میرے ہی پروگرام میں گزشتہ روز کہہ رہے تھے کہ اچرزئی صاحب سے انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے مل لیجئے. تو اچرزئی صاحب نے کہا پہلے اڈیالہ جاؤں گا اس کے بعد پھر ڈیسائیڈ ہوگا. سو میں نے کہا آپ کرنے دیجئے, آپ ملاقات کروا دیجئے. تو آگے سے کہتے ہیں کہ طارق فضل چودھری صاحب کے نہیں ملاقات کا تو پروونشل جو گورنمنٹ ہے اس کے انڈر فال کرتا ہے. سو میں نے کہا پھر آپ کس کیپیسٹی میں پروگرام میں شاہد خٹک صاحب کو کچھ عرصے قبل 1-2-3 مہینہ ہو گیا, آپ کس کیپیسٹی میں کہہ رہے تھے طارق فضل چودھری صاحب کہ شاہد خٹک صاحب کو میں ملوا دوں گا اڈیالہ جیل میں, وہ مل لیں گے, ملاقات کر لیں گے. ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی کہ کنٹرولز ہی آپ کے پاس نہیں ہے. تو کہتے نہیں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پھر درخواست کر سکتے ہیں, مطلب ملک کا وزیر اعظم طارق فضل چودھری صاحب کے الفاظ تھے میرے پروگرام میں, وزیر اعظم صاحب پھر جو ہے وہ درخواست کر سکتے ہیں.
وزیر اعظم ملک کا چیف ایگزیکٹو اس وقت اگر تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جس کو اپنی سیٹ پر ناز ہوتا ہے، جو اپنی سیٹ پر اور اس اعتماد سے حکومت میں آتا ہے کہ وہ عوام کے ووٹ سے آیا ہے، اس کو کسی سے اجازت لینے، پوچھنے یا ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ ملک میں فیصلے کرتا ہے. سو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کسی سے ریکویسٹ کرنے کی یا پوچھنے کی یا پوچھ کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں. وہ اپنی اتھارٹی کو سمجھیں، ریئلائز کریں، تعریفیں کرنا بند کریں. جو آپ نے ٹرمپ کی بھی تعریف کر دی ہے، اگلے ویلاگ پہ اس پہ بات کرتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کیجیے جی، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.